स्टूडेंट्स, सो आज हम चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे एंड आज होपफुली चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सा ही पार्ट इस चैप्टर का रह गया। आज हम इस चैप्टर में बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड इससे रिलेटेड जो भी वर्ल्ड में हमें फिनोमिनाज दिखते हैं वो सब फिनोमिनाज को हम डिस्कस करेंगे। कल हमने लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन हमने देखा था कि क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे कि लाइट आ रही है एंड इट विल बेंड फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, बेंड हो जाएगी ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जैसे ही मीडियम अगर फॉर एग्जांपल एयर टू ग्लास जाता है, अगर लाइट एयर टू ग्लास जा रही है तो मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से लाइट बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन। अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रिफ्रैक्शन हमें दिखता है? ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? सो डेविएशन ऑफ लाइट, जो लाइट डेविएट होती है एज इट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है एयर का, उसी वजह से जो लाइट डेविएट होती है एटमॉस्फेयर में, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये क्या मतलब है इसका कि वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वेरिएशन कैसे आता है एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? सो एयर आपको पता है बहुत सारे गैसेज है उसके अंदर, N2 है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, O2 है, और हमारी अर्थ भी मूव कर रही है ना, अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो जैसे जैसे लाइट, अब CO2 है, यहाँ पे N2 है, O2 है, सब कुछ है, लाइट जैसे जैसे इन गैसेस के थ्रू निकलती है तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है एयर का एंड लाइट जो है वो बेंड होती चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है डेविएशन ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ओके, सो हमें समझ आ गया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट फिनोमिना जो इसकी वजह से होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से फर्स्ट फिनोमिना जो होता है, सेलेस्टियल बॉडीज अपीयर हायर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब कि जैसे कि स्टार्स हो गए, स्टार्स वो एक्चुअली में जहाँ होते हैं वो उससे हमें थोड़े से ऑल्टीट्यूड उनका ज़्यादा दिखता है। ऑल्टीट्यूड उनका ज़्यादा दिखता है का मतलब क्या है? जैसे कि अगर इस डायग्राम में अगर मैं देखूँ, यहाँ पे कहीं मेरा स्टार है, ठीक है, ये मेरा स्टार है, ये आ रहा था आउटर स्पेस में था जब तक तो इसकी एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तब तो ये ठीक है, चलो आ रहा है। बट जैसे ये एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो आप यू कैन सी कि इसका लाइट जो है वो कंटिन्यूसली बेंड हो रही है, लाइट जो है वो कंटिन्यूसली बेंड हो रही है, जिसकी वजह से ये हमें यहाँ ना दिख के ये थोड़ा सा ऊंचा दिखता है, थोड़ी सी हाइट इसकी हमें ऊपर दिखती है। ठीक है, जब इसकी हाइट हमें थोड़ी सी ऊपर दिखती है तो इसका जो ऑल्टीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये होता क्यों है? अगेन एक्सप्लेनिंग यू कि लाइट जब आउटर स्पेस में थी तब तो वो डायरेक्टली सीधी आ गई, जैसे ये हमारा स्टार है सीधी आ गई, बट जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मान लो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है एंड दिस इज आवर अर्थ, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुई तो ये ऐसे हुई और इसकी लाइट जो है वो डेविएट हुई, बेंड हो गई एंड ये हमें थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में हो गई और ये हमें कुछ स्टार यहाँ ना दिख के ये यहाँ दिखेगा। तो ये जो चेंज होता है दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये फिनोमिना जो होता है बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें दिखता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, सो इसकी वजह से एक और चीज़ भी होती है। चलो हमें तो समझ आया कि जो स्टार्स है वो हमें थोड़ी उनकी जो ऑल्टीट्यूड होता है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, ठीक है, बट इसकी वजह से एक और फिनोमिना होता है कि जो स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकलिंग होते हुए दिखते हैं। ट्विंकलिंग मतलब थोड़ा सा वेवरिंग होता हुआ दिखता है हमें। वेवरिंग मतलब जैसे कि कभी लाइट और कभी बहुत ज़्यादा एकदम से डार्क दिखे, लाइट डार्क दिखते हैं तो वो हमें ऐसे लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, फ्लिकर कर रहे हैं। बेसिकली फ्लिकरिंग हमें लाइट की स्टार्स की दिखती है, फ्लिकरिंग हो रहे होते हैं स्टार्स। बट ये कैसे होता है? अब देखो, मान लो अगेन उसी पे आएंगे हम, अगेन ये भी किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो अब यहाँ पे ये स्टार है, ठीक है, अब ये स्टार है, अगेन ये भी आउटर स्पेस में था, फिर जैसे ही यहाँ एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो यहाँ पे कहीं N2 है, फिर CO2 है, फिर O2 है। ठीक है, तो जब ऐसे थी तो ये लाइट कुछ इस तरीके से बेंड हो रही थी, फिर
क्या हो रहा है, अब अर्थ भी तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना, अर्थ जैसे ही रोटेट हुई अपने एक्सिस पे तो यहाँ पे N2 है, अगेन यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे O2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आई तो अब लाइट ऐसे गई और वो यहाँ पे आई, तो अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखी है ना, यहाँ पे हमारे ऊपर आई नहीं तो ज़ीरो हो गया। यहाँ पे मान लो कुछ भी हुआ, यहाँ पे हमें थोड़ी सी मिली और यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो मिली, फिर रोटेशन हुआ, फिर हमें ऐसे हुआ होगा कि जो स्टार्स की लाइट है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर आ गई तो वो डार्क दिखी थोड़ी सी। तो इसी वजह से हमें थोड़ा सी जो स्टार्स की लाइट होती है वो फ्लिकर होते हुए दिखती है। फ्लिकर होते हुए इसी वजह से ही दिखती है कि जो कभी कभी जो है लाइट वो डायरेक्टली हमारे ऊपर आती है, कभी कभी आगे चली जाती है, आगे इस साइड चली गई ना तो वो हमें फ्लिकर होते हुए दिखते हैं स्टार्स, इसीलिए स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फिनोमिना इज कि चलो स्टार्स तो ट्विंकल होते हैं बट प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल होते। सो प्लैनेट्स इसीलिए हमें ट्विंकल होते हुए नहीं दिखते क्योंकि प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड एज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्लैनेट्स को कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की तरह कंसिडर किया जाता है। देयर ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है वो एवरेज आउट हो जाता है। वो हमें एक तो सबसे बड़ा रीज़न तो प्लैनेट्स के ट्विंकल होने का ये नहीं दिखते हमें प्लैनेट्स ट्विंकल होते हुए, क्योंकि प्लैनेट्स जो होते हैं एक तो वो हमारे बहुत पास होते हैं, बहुत क्लोज डिस्टेंस पे होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना, क्योंकि प्लैनेट्स जो है वो बहुत पास है, स्टार्स जो है वो बहुत दूर है, ठीक है। अब प्लैनेट्स जब बहुत पास है तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया कि इस वजह से नहीं होता ट्विंकलिंग। सेकंड जो है कि प्लैनेट्स को एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं और उनका जो ट्विंकलिंग अफेक्ट होता है वो एवरेज आउट हो जाता है, ठीक है। So next phenomena is advanced sunrise and delayed sunset। अब advanced sunrise and delayed sunset क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझा देती हूँ। तो advanced sunrise होता है कि जब भी sunrise होता है उससे 2 मिनट पहले 2 minutes before हमें sunrise दिखता है, मतलब सन अपनी हॉरिजन के पास हमें सन दिखता है 2 मिनट्स पहले ही, ठीक है। और delayed sunset क्या होता है कि जब भी सनसेट हो गया उसके 2 मिनट्स आफ्टर तक हमें सन दिखता रहता है हॉरिजन पे। अब ये ठीक है, एडवांस सनराइज ये होता है, डिलेड सनसेट ये होता है। अब ये भी किस वजह से होता है, अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये कैसे हो सकता है, देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अगर ये क्वेश्चन ऐसे कभी भी वन वर्ड में आए तो बस यही आंसर लिख के आप आंसर को ख़त्म कर सकते हो कि ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये फिनोमिना होता है। बट अगर इसकी 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स पे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो आपको कंप्लीट आंसर विद डायग्राम भी समझाना पड़ सकता है। तो इस डायग्राम को सबसे पहले समझ लेते हैं कि सन एक्चुअली में यहाँ था, ओके सन यहाँ पे था, ठीक है। अब आ रहा था, अब अगेन उसकी बेंडिंग हुई, रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे आ रहा था, जैसे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे इस यहाँ से जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में हॉरिजन, ये हॉरिजन से नीचे था, ठीक है, उसकी सनरेज आ रही थी, ठीक है। जैसे ही आई, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर हुई तो वो बेंड होनी शुरू हुई, तो वो थोड़ी सी इसे बेंड होने की वजह से वो हमें क्या हुआ, तो सन वो है एक्चुअली में यहाँ ना होके हमें यहाँ दिखने लग गया, ठीक है। ऐसे सामने जो हो गया हमें वो दिखने लग गया। ऐसा कब कितनी देर के लिए होता है, 2 मिनट्स पहले ही हमें दिखने लग जाता है हॉरिजन के पास। सेम इज़ फॉर दी सनसेट ऑल्सो। जैसे सनसेट होता है वो अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट होती है एटमॉस्फेयर में, एंड वो हमें 2 मिनट देर तक हमें सन दिखता रहता है, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहता है कि जब भी लाइट रेज जो होती है, कोई भी सन रेज हो गई, सनलाइट आई, सन रेज जो भी हैं वो जब भी इंटरैक्ट करती हैं किसके साथ, विद द पार्टिकल्स ऑफ द एप्रोप्रिएट साइज, किसी भी साइज के पार्टिकल्स के साथ जब वो इंटरैक्ट करती है तो लाइट स्कैटर हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, लाइट स्कैटर हो जाती है। जैसे कि ये जो है ये सनलाइट है, ये सन है, सन रेज आई यहाँ से, और जैसे ये पार्टिकल्स हैं, दीज आर पार्टिकल्स, जैसे ही इन पार्टिकल्स के साथ सनलाइट ने इंटरैक्ट किया वो सारी स्कैटर हो गई, ठीक है। स्कैटर हुई, तो स्कैटर क्यों होगी,
सबसे पहले तो ये है कि उसको एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स मिलने चाहिए। क्यों मिलेंगे? एटमॉस्फेयर जो है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है एक, है ना, उसके अंदर हमें स्मोक मिलती है, बहुत सारा पोल्यूशन मिलता है, फिर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और बहुत सारी गैसेज और सब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें उसको तरीके की अलग अलग साइज़ की चीज़ें उसको एटमॉस्फेयर में मिल सकती है। ठीक है, स्मोक के पार्टिकल्स बोल सकते हैं कि थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स और छोटे साइज़ के होते हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स उसको एटमॉस्फेयर में मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही वो आएगी, जैसे ही सनरेज आएंगी वो एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करेंगी एंड इट विल स्कैटर आउट। ओके, सो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो होती है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फिनोमिना होते हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो अब स्कैटर हुई लाइट, तो उसके जो स्कैटर जब होती है लाइट तो उसके ऊपर कलर निकलते हैं, बहुत सारे कलर्स हमें दिखते हैं। ठीक है, तो अब उसका कलर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट क्या हो सकता है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इट इज स्कैटरिंग। ठीक है, अगर सनलाइट आ रही है तो यहाँ देखेंगे, अगर सनलाइट है ये, अगर ये आ रही है एंड इट विल स्कैटर अ बिग पार्टिकल्स, इट विल इंटरैक्ट विद बिग पार्टिकल और इट विल इंटरैक्ट विद वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, तो इसका कलर जो है वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। तो कलर जो होगा स्कैटर्ड लाइट का, इट विल टोटली डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ दी स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ठीक है, सो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जो होंगे, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट को। ठीक है, किसको स्कैटर करते हैं? ब्लू लाइट को। ब्लू लाइट क्या होगी? शॉर्टर वेवलेंथ में, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है। ठीक है, और जो थोड़े से बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे, लार्जर साइज के पार्टिकल्स होंगे, वो स्कैटर करते हैं रेड को। ओके, सो वो रेड को करेंगे, जो कि लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, वो कम स्कैटर होती है एंड रिफ्रैक्शन भी उसमें कम होती है, इसीलिए वो हमें दिखती है। कलर ऑफ द स्काई ब्लू। तो अब जो हमारा स्काई का कलर है जो ब्लू दिखता है वो क्यों होता है? ठीक है, जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों हमें दिखता है? व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, वो कह रहे हैं जब भी एटमॉस्फेयर से सनलाइट पास होती है तो फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर ब्लू लाइट। तो क्या होता है, अब देखो क्या हो रहा है कि सनलाइट आई एटमॉस्फेयर में, जैसे ही एंटर करेगी तो बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स है उससे इंटरैक्ट करेगी और स्कैटर कर देगी ब्लू कलर को। ठीक है, अब स्कैटर कर देगी ब्लू कलर को, इसी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमें ब्लू कलर का अपीयर दिखता है। ठीक है, और इफ़ अर्थ हैड नो, अगर ऐसा होता है, ऐसा मतलब मान एक सेकेंड के लिए अगर हम एग्जांपल लें कि अगर अर्थ का कोई भी एटमॉस्फेयर अर्थ में नहीं होता, कोई भी पार्टिकल्स ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अब पार्टिकल्स ही नहीं है तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी, तो अर्थ जो होगा वो क्या, स्काई जो होगा वो हमें कैसा दिखेगा? डार्क, नो स्कैटरिंग, कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, जिस वजह से स्काई जो होगा वो हमें डार्क अपीयर होगा। ठीक है, क्लियर है? एक और चीज़ इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो रेड कलर होता है, जैसे ही जो भी इमरजेंसी सिग्नल्स होते हैं या कोई भी डेंजर साइंस वगैरह होते हैं, वो हमेशा रेड कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? रीज़न बीइंग कि वो सबसे ज़्यादा कम स्कैटर होती है, स्कैटर सबसे ज़्यादा कम होती है और इसका रिफ्रैक्शन भी सबसे कम होती है। तो जितने भी, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में, कि जितने भी डेंजर साइंस हो गए या इमरजेंसी साइन हो गए, या इवन आपने नोटिस किया होगा जो ट्रैफिक लाइट्स में जो रेड लाइट होती है वो भी, तो रेड कलर हमेशा उसमें यूज़ होता है। इमरजेंसी साइंस, इन सब में हमेशा रेड कलर क्यों यूज़ होता है? रीज़न बीइंग कि स्कैटर लेस करते हैं और इसका रिफ्रैक्शन भी कम होता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट टॉपिक, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ओके, सो सनराइज और सनसेट के टाइम पे, जब भी सनराइज होता है और सुबह के टाइम सनराइज होगा और शाम के टाइम पे सनसेट होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट जो स्काई होता है वो बहुत ज़्यादा रेड अपीयर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें रेड दिखता है। क्यों होता क्या है? रीज़न क्या है इसका? कि जब सनराइज और सनसेट होता है, अगर इस इमेज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो होता क्या है, सनराइज़ के टाइम पे तो जो सन होता है वो हॉरिजन के पास होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है।
सनराइज और इवन सनसेट पे अगर वो यहाँ पे है तो एट इन द सनराइज के टाइम पे वो हॉरिजन पे होता है, तो हॉरिजन पे होने की वजह से उसको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जैसे ही वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करता है तो ऑलमोस्ट ऑल दी लाइट्स स्कैटर्ड अवे, सारी की सारी लाइट स्कैटर्ड अवे हो जाती है और सन जो हमें एटमॉस्फेयर होता है उस टाइम पे एकदम डार्क रेडिश ऑरेंजिश कलर का दिखता है हमें, ठीक है। सेम गोज़ फॉर सनसेट ऑल्सो। सनसेट के टाइम पे भी क्या होता है कि जो हमारा सन है वो नियर हॉरिजन होता है। अब अगेन उसको क्या करना पड़ता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, सारी की सारी लाइट स्कैटर्ड अवे हो जाती है और हमें जो हमारा स्काई है उस टाइम पे रेडिश कलर का दिखता है, एकदम डार्क रेडिश कलर का, ठीक है। क्यों दिखता है, क्योंकि अगेन जो रेड कलर होता है अभी हमने पढ़ा कि वो सबसे कम स्कैटर होता है, रिफ्रैक्शन भी उसमें सबसे कम होता है और वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है, ठीक है। अब है मेन कि हमारा ओवरहेड होता है जब सन दिन के टाइम पे वो हमें ब्लूइश क्यों दिखता है, क्योंकि सन ओवरहेड है, ठीक है। एकदम दोपहर को 12 बजे के करीब, 12-1 बजे के करीब वो एकदम ओवरहेड है हमारा, तो उसको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो ब्लू कलर को, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करता है, तो हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा चैप्टर की स्टार्टिंग के टॉपिक का क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कंसिडर लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, तो एक लाइट पास हो रही थी, प्रिज्म से पास हो रही है जो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। प्रिज्म है बट अलग अलग मटेरियल्स के प्रिज्म है, लाइट पास हो रही है वहाँ से। तो मटेरियल्स हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल का जो भी मटेरियल से प्रिज्म बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं हमें, 1.1 है, एक का 1.3 है, 1.5 है, 1.7 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर वो पूछ रहे हैं हमसे कि लाइट डेविएट्स द लीस्ट इन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट जो डेविएट कर रही है कौन से प्रिज्म में सबसे कम लाइट डेविएट कर रही है, वो ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। लाइट अब सबसे कम किस में डेविएट करेगी, जिसके अंदर सबसे कम रिफ्रैक्शन होगा, है ना। लाइट सबसे ज़्यादा कम बेंडिंग डेविएट होगी। डेविएट का मतलब क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे, मतलब लाइट सबसे कम बेंडिंग किस में होगी, जिसमें रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा। रिफ्रैक्शन किस में कम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है उसमें लाइट सबसे कम डेविएट करेगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो प्रिज्म ए होगा 1.1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ 1.1 है, वो उसमें लाइट सबसे कम डेविएट करेगी, उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट कम होगी, रिफ्रैक्शन कम होगा और इसी वजह से उसमें जो लाइट भी डेविएट जो होगी वो सबसे लीस्ट करेगी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने करा है ना, हमने अभी देखा था कि डेंजर साइंस आर डैश इन कलर एज इट स्कैटर्स द डैश। अभी हमने देखा था कि डेंजर साइंस जो होते हैं, जितने भी डेंजर साइंस, इमरजेंसी साइंस और जितने भी ऐसे साइंस जिसको मतलब हमें हाईलाइट करना है किसी भी चीज़ को, तो वो हम उसको किस कलर में लिखते हैं। अभी हमने देखा था ना, किस में लिखते हैं, रेड कलर में लिखते हैं उसको, हमेशा रेड कलर में होता है वो। जैसे आपने देखा होगा कि अगर एम्बुलेंस आ रही है तो उसके ऊपर एम्बुलेंस लिखा होता है एकदम रेड कलर से, ठीक है। तो वो क्यों होता है रेड कलर से, क्यों लिखा होता है, एज इट स्कैटर्स दी मोस्ट, लीस्ट। क्या दो ऑप्शन है हमारे पास, स्कैटर करती है मोस्ट या लीस्ट, इट विल स्कैटर दी लीस्ट। रेड कलर इसीलिए यूज होता है क्योंकि वो स्कैटर सबसे कम करती है। तो जब भी अगर कोई बिग पार्टिकल्स भी होंगे एटमॉस्फेयर में, फॉर एग्जांपल स्मॉग है, बहुत ज़्यादा स्मोक है या फिर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है, तो अब भी हमें कोई और कलर दिखे ना दिखे, रेड कलर वो हमेशा दिखेगा। इसीलिए जो भी डेंजर साइंस होते हैं वहाँ पे हमेशा वो जो होता है वो रेड कलर से हमेशा होता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना contribute significantly to the reddish appearance of the sun, ठीक है।
एट सनराइज और सनसेट। सनराइज अभी हमने पढ़ा था, ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा था ना, एडवांस कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट, कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज और सनसेट, अभी हमने टॉपिक पढ़ा था ना। तो जो रेडिश अपीयरेंस होती है सनराइज और सनसेट की, वो कौन सा फिनोमिना है, कौन से किस चीज़ का फिनोमिना है? क्या वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ है? कौन सा फिनोमिना है वो, सोचो ज़रा। तो अभी हमने पढ़ा था जो कलर जो होता है वो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है वो, ठीक है। जो भी रेडिश अपीयरेंस होता है एट सनराइज और सनसेट, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे, कि जब एट सनराइज और सनसेट क्या होता है, जो सन होता है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस उसको कवर, सनरेज को लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करना होता है, सारी की सारी लाइट्स, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट स्कैटर्ड अवे, तो सिर्फ रेड लाइट बचती है, इसीलिए स्काई जो है वो उस टाइम पे हमें रेड दिखता है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में हमारा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो एक फॉर्मूला था P = 1/F, वो भी यूज़ होगा। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स, ठीक है। एक पर्सन है, उसको लेंस चाहिए इतनी पावर का, -5.5 डायोप्टर्स का लेंस उसको चाहिए फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। उसको अपनी डिस्टेंट विजन ठीक करने के लिए -5.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, अब उसको डिस्टेंट विजन का भी प्रॉब्लम है और नियर विजन का भी प्रॉब्लम है, तो उसको नियर विजन करेक्ट करने के लिए उसको लेंस चाहिए पावर का 1.5 डायोप्टर। ओके, तो उसको ये दो तरीके के उसको लेंस चाहिए, एक चाहिए डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए, एक चाहिए उसको नियर विजन को करेक्ट करने के लिए। तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो उसको अब कितनी, अब लेंस बनवाने जाएगा तो उसको कितनी फोकल लेंथ के लेंस बनवाने पड़ेंगे टू करेक्ट हिज डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। तो उसको अपने दोनों ही विजन को करेक्ट करने के लिए लेंस बनवाने, तो वो उसकी फोकल लेंथ क्या बनवाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, ओके, सो हमने अभी देखा, मैंने बताया P = 1/F। तो सबसे पहले हम डिस्टेंट विजन का देख लेते हैं। डिस्टेंट विजन को अगर वो करेक्ट करेगा, डिस्टेंट विजन को अगर वो करेक्ट करेगा तो पावर = 1/F। तो पावर कितनी है हमारी, -5.5 डिवाइडेड = 1/F। तो F = 1/-5.5. Okay, so 1 divided by -5.5 will be 0.181. So 1 divided by -5.5 will be -0.181 की फोकल लेंथ उसको चाहिए होगी, विच इज़ इन मीटर्स, ठीक है। अब ये डिस्टेंट विजन था, डिस्टेंट विजन था, तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, हमने डिस्कस किया था ये क्लास में, मायोपिया। उसको कौन सी प्रॉब्लम है, मायोपिया। और मायोपिया के लिए कौन सा लेंस, करेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं हम, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस था, तभी तो इसकी पावर जो थी नेगेटिव में थी ना, तो उसको टू करेक्ट हिज डिस्टेंट विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ -0.181 मीटर्स। ओके, सो अब हम उसका निकाल लेते हैं थोड़ा, नियर विजन का। नियर विजन की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हमने देखा था। और इसके लिए हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है जिसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव। तो अगेन पावर का फॉर्मूला P = 1/F विच इज इक्वल्स टू, F कितना दिया हुआ है 1.5 डायोप्टर, P = 1/F, तो पावर कितनी दी हुई है 1.5 = 1/F। तो अब F क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.5 क्या होगा 0.66 मीटर। सो टू करेक्ट हिज नियर विजन उसको
जो लेंस बनवाना होगा उसकी फोकल लेंथ कितनी वो यूज़ करेगा 0.66 मीटर्स। सो वो अपनी दोनों ही विजन को करेक्ट कर पाएगा बाय यूजिंग -0.181 मीटर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस एंड 0.66 मीटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर एंड आई होप आपको समझ आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल and like, share and subscribe. Thank you.